गाजियाबाद में 501 हेक्टेयर में विकसित होने वाली हरनंदीपुरम योजना को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 2 चरणों में विकसित करेगा। इस योजना के लिए पहले चरण में प्राधिकरण 336 हेक्टेयर भूमि किसानों से क्रय करेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हरनंदीपुरम योजना को विकसित करने के लिए देश में पूर्व में लॉन्च हो चुकी विभिन्न योजनाओं और टाउनशिप प्लानिंग का भी अध्ययन कर रहा है। न्यूयॉर्क और पेरिस में किस तरह से नई टाउनशिप को विकसित किया गया है, इसका भी अध्ययन भी GDA कर रहा है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा अध्ययन किया जा रहा है कि विभिन्न टाउनशिप में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अभी तक प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि हरनंदीपुरम योजना पूर्ण रूप से कब तक लॉन्च होगी। माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक योजना लॉन्च हो सकती है। इस योजना के लिए किसानों से जमीन खरीदना प्राधिकरण के लिए सबसे अहम पड़ाव है। जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही हरनंदीपुरम योजना रफ्तार पकड़ सकती है। सर, हरनंदीपुरम योजना को लेकर बोर्ड ने प्रस्ताव मंजूर किया है। अब किस तरह से योजना को आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है? शहरवासियों के लिए क्या कुछ इसमें नई सौगातें हैं? आप अवगत ही हैं कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, नए शहर प्रोत्साहन योजना में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक नई आवासीय योजना लाने के लिए पिछले 8 महीने से प्रयासरत है और इसके सर्कल रेट के 4 गुना का दर जिलाधिकारी महोदय की समिति में अभी रिसेंटली ही तय हुआ था। इसके बाद इसके व्यय का अनुमोदन हम लोग अभी रिसेंटली कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग 169th बोर्ड मीटिंग जो अभी हुई थी उसके लिए हम लेकर गए थे और उसमें बोर्ड के द्वारा इसके व्यय का अनुमोदन किया गया है। प्लस साथ ही साथ हम लोगों ने एक नई चीज़ ये की है कि हमने किसानों को 10% का इसमें पार्टनर बना लिया है। यानी हम लोग 80% भूमि का किसानों को प्रतिफल देंगे, जो उनकी भूमि का निर्धारित रेट के हिसाब से प्रतिफल बनता है, प्लस 20% भूमि में से हम उन्हें 10% का विकसित प्लॉट देंगे। तो एक तरीके से ये है कि जो किसान है, जो प्रभावित कुटुंब हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो इस योजना में, विकास की योजना में हमारे पार्टनर हो जाएंगे। आपने पूछा कि आगे इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी। अभी हम लोगों को व्यय का अनुमोदन मिल गया है, तो अब हम किसानों के मध्य जाके हम प्रकाशन करेंगे कि उनकी कितनी भूमि इसमें ली जा रही है। एक प्रकाशन मैंने पहले भी किया था, उस पर आपत्तियाँ इन्वाइट की थी, आपत्तियाँ हमें नहीं प्राप्त हुई थी। इस बार पुनः एक प्रकाशन करेंगे और फिर सबसे अनुरोध करेंगे कि आइए आप अपना रजिस्ट्री कराइए और साथ ही साथ जो इसका जितने भी भूखंड इनको प्रदान किए जाने हैं उसके बारे में किसानों को हम बताएंगे, भूधारकों को बताएंगे। और मुझे लगता है कि अब किसान इसमें आगे बढ़कर, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है हम लोगों के लिए भी और किसानों के लिए भी, गाजियाबाद की जनता के लिए भी, इनफैक्ट पूरे प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि NCR का जनपद है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए जो अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है सुनियोजित विकास, तो उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। तो गाजियाबाद में अगर हम बात करें तो यहाँ प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हो चुकी हैं, फ्लैट्स बहुत महंगे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी के बजट से बाहर हो गया है। तो इस योजना के आने के बाद आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी? अथॉरिटी, आप जानते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करता है और अथॉरिटी, सरकार का मैंडेट भी है कि हम लोग पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करें, उसको प्रेफरेंस दें। तो जब भी हम लोग कोई योजना लेकर आते हैं तो बहुत ही किफ़ायती दामों पे प्लॉट सबके लिए उपलब्ध होते हैं। इनिशियली जितने भी हम लोग भूखंड और भवन लेकर आएंगे उन सबको लॉटरी किया जाता है। जाहिर सी बात है कि रेट्स, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में अब साइकिल चल रही है, तो बड़े हैं, बट जब नई योजना आएगी और अन्य प्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे तो सप्लाई बढ़ने से ज़रूर रेट्स कम होने की उम्मीद है। साथ ही साथ हम लोग लॉटरी में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जनमानस अप्लाई कर सकता है उसमें। यदि आपका प्लॉट निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली जो रेट्स ज़्यादा होते हैं और रीसेल में ज़्यादा होते हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा जैसी हमारी योजना आए तो आप उसमें जो भी आप भूखंड, जिस साइज़ के भूखंड को आप समझते हो कि आप उसको पे कर सकते हैं, तो उसको लें। और योजना के रेट्स तो, सेक्टर रेट तो हमें DPR के बाद ही पता लगेंगे। हमारे कंसल्टेंट का भी चयन हो गया है और कंसल्टेंट इस प्रोसेस में है इसकी DPR तैयार करने की। सर, बैठक में पत्रकार फोरम के लिए प्रस्ताव रखा गया था, सर क्या कुछ कहेंगे? हमारे बोर्ड के सम्मानित सदस्य द्वारा बैठक में पत्रकार फोरम लखनऊ की तर्ज पर, और यहाँ पहले भी वैशाली योजना में ऐसा किया गया है, तो उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था श्री पवन गोयल जी के द्वारा। तो बोर्ड ने इसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए हमें निर्देशित किया है और प्रयास ये किया जाएगा कि एक सेक्टर को हम लोग रिजर्व करें, जो भी पत्रकार हैं उनके लिए। तो इसकी हम रणनीति तैयार करेंगे। सर, किस तरह के प्लॉट्स इस योजना में अवेलेबल होंगे? क्या कुछ नया भी यहाँ देखने को मिलेगा? हम लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट को इसके लिए चूज़ किया है और कंसल्टेंट अब ये एक दिन में इसकी प्लानिंग नहीं होती, इसमें समय लगेगा। 3-4 महीने में इसका लेआउट तैयार होगा। जैसे जैसे हमें भूमि प्राप्त होती जाएगी, उस भूमि के हिसाब से हम लोग लेआउट को तैयार करेंगे।
लेआउट में विभिन्न साइजेस के प्लॉट होते हैं, छोटा प्लॉट भी होता है, बड़े भूखंड भी होते हैं, ग्रुप हाउसिंग के भूखंड भी होते हैं। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ही प्रो गवर्नमेंट है विकास को लेके। तो अभी नए बिल्डिंग बायलॉज भी आपने देखा होगा, ड्राफ्ट बिल्डिंग बायलॉज पब्लिक के पास गए हैं ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए। तो उसमें भी बेसिक एफआईआर को बढ़ा दिया गया है और एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाई एनसीआर में प्रयास किया जाए, ज़मीनें बहुत महंगी हैं वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भूकंप निरोधी डिज़ाइंस का इस्तेमाल करें। हम लोग कम से कम पर्यावरण के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाए, ऐसे लेआउट का इस्तेमाल करें, ऐसे लेआउट को प्रोत्साहन दें, ऐसे डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दें। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हमने बाकी योजनाओं से सीखी है, चाहे ग्रेटर नोएडा के चौड़े रोड हो, वहाँ ट्रैफिक जाम सबसे कम लगता है, तो क्या उन्होंने विशेष किया है, या चंडीगढ़ की सेक्टोरल प्लानिंग हो, या भुवनेश्वर की सेक्टोरल प्लानिंग हो, या फिर बाहर यदि हम देखना चाहें तो पेरिस की प्लानिंग हो, न्यूयॉर्क की प्लानिंग हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसके अंदर समाहित करते हैं इन सब चीज़ों को। वील लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और कोशिश ये की जाएगी। ये 501 हेक्टेयर की योजना है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। प्रथम चरण में हम लोग लगभग 336 हेक्टेयर को क्रय करने का प्रयास करेंगे। तो वी इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और गाजियाबाद की जनता को, प्रदेश की जनता को हम एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप दे पाएँ, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। सर, कोई निर्धारित लक्ष्य रखा गया है, समय रखा गया है, कब तक आम जनता को इसमें ज़मीन मिल सकती है? अब ये हम लोगों का तो प्रयास है कि जल्द से जल्द हो। ये सब कुछ अब भूधारकों और किसानों के सहयोग पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश है कि आप किसानों को कभी भी बेघर ना करें, उनकी ज़मीन ऐसे ना लें कि भई वो हिस्सेदार ही ना रह जाएँ। तो हम लोगों ने तो उन्हें 10% का पार्टनर बना लिया है अपनी योजना में। तो मेरा ये मानना है कि अब आगे बढ़ के सब लोग रजिस्ट्री करना चाहेंगे, और जो हमें शासन से 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ प्राधिकरण को जो समतुल्य धनराशि लगानी है अगली किश्त प्राप्त करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में इस धनराशि को खर्च करके मैं दोबारा शासन से एक किश्त माँग पाऊँगा। और अभी मोमेंटम है, पॉजिटिविटी है, और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को ऑलरेडी इंक्वायर कर रहे हैं, हमारे लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो जल्द ही इसको किया जाएगा। सर, बस एक आखिरी सवाल ये है, आपने नोएडा, वो न्यूयॉर्क और पेरिस का ज़िक्र किया है, तो किस तरह से, मतलब क्या वहाँ की टाउनशिप से सीख ली गई है? बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सेंट्रल पार्क है, तो सेंट्रल पार्क के बगल में हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं। कैसे एक पार्क इतने बड़े एरिया को, इतने लोगों को मतलब अच्छी जलवायु तो प्रदान करता ही है, लेकिन अपने आप को फिट रखने के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के एवेन्यूज़ भी प्रदान करता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न, जो भी हम सीख सकते हैं। हम लोग अहमदाबाद की उससे भी सीख रहे हैं, रिवर फ्रंट से भी सीख रहे हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं